Hello students, now we are going to study your class 11th chapter 4 the Brook question answers written by Alfred Tennyson. Now we are going to study the question answer of this chapter and we will start with the comprehensions, and the first question is answer the following question in 2 or 3 sentences each. आपको 2 या 3 sentences के अंदर ही इसके आंसर्स देना है. Who is the I in the poem and what does he do throughout the poem? मैंने जब स्टार्ट करी थी पोएम देन आई सेड कि आई यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है. ब्रुक खुद अपनी बात कर रहा था, खुद वो बता रहा है कि हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं उधर से गुजर रहा हूँ. सो द आई इन द पोएम इज़ स्ट्रीम. जो स्ट्रीम है, नहर है या ब्रुक खुद है, वो खुद ही आई है पोएम के अंदर. उसने अपने लिए ही आई या मैं वर्ड यूज़ किया है. ही फ्लोज एंड फ्लोज थ्रू आउट द पोएम. पूरी पोएम जब आपने पढ़ी तो आपने क्या देखा, वो थ्रू आउट द पोएम सिर्फ बहता रहता है, बहता रहता है. ही नेवर स्टॉप्स, वो कभी भी रुकता नहीं है. आइडेंटिफाई द प्लेसेस दैट द ब्रुक ट्रेवल्स थ्रू. हमने जो पूरी पोएम पढ़ी उसमें कौन कौन से ऐसे इलाके थे जहाँ से जो ब्रुक है वो होके गुज़रा है. मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स. जो वो जहाँ जहाँ से भी होके गुज़रा है उनकी लिस्ट आपको बनाना है. तो सबसे पहले वो 30 हिल्स से होके गुज़रता है. फिर 20 हेमलेट्स. हेमलेट्स मतलब विलेजेस, छोटे विलेजेस है ना. 20 हेमलेट्स से जिसको पोएम में है ना थॉप्स कहा गया था, THORPES कहा गया था. 50 ब्रिजेस. जब वो हाफ 100 कहता है इसका मतलब 50 ब्रिजेस से होके वो गुजरता है. फिलिप के फॉर्म पे जाता है. फिलिप कोई किसान है, किसान के फॉर्म पे जाके वो एंड होता है, वहाँ से वो ब्रीमिंग रिवर की ओर जाके मिल जाता है. मैनी फील्ड्स एंड फेलोज. कई खेतों से होके वो गुजरता है, कई ज़मीनों से होके वो गुजरता है. मैनी लॉन्स एंड ग्रासी प्लाट्स. एक जगह वो भी ये बताता है कि मैं लॉन यानी कि जो मैदान हैं उनसे होके गुज़रा हूँ, ग्रासी प्लॉट्स से होके गुज़रा हूँ. तो ये वो सारे इलाके या जगह है जहाँ से ब्रुक होके गुज़रा है. वेयर डज द ब्रुक फ्लो टू एंड व्हाट हैपन्स इन द एंड. जो ब्रुक है वो कहाँ से फ्लो करता है, आखिरी में क्या होता है. द ब्रुक फ्लोज टू द रिवर. ब्रुक किस ओर जा रहा है, कहाँ के लिए बह रहा है, वो नदी में जाके मिलेगा, ब्रीमिंग रिवर में जाके मिलेगा. अलॉन्ग विद द रिवर वाटर इट कंटिन्यूस इट्स मूवमेंट ऑन फॉर एवर. और जब वो नदी के साथ जाके मिल जाएगा उसकी जर्नी फॉर एवर जर्नी हो जाएगी और वो फॉर एवर कंटिन्यू करता रहेगा मूवमेंट. वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर है. दैट इज़ नॉट एन, दैट इज़ ऑन. आदमी आते रहेंगे, आदमी जाते रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा चलता रहूँगा. ऐसा कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है. द जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ मैन कम एंड डाई. आदमियों की जो जनरेशन्स है वो आती हैं और मर जाती है. बट द ब्रुक कंटिन्यूज़ टू फ्लो फॉर एवर. लेकिन जो ब्रुक है, जो झरना है, जो नहर है, वो फ्लो करना कंटिन्यू रहती है फॉर एवर. नदी कभी भी अपना रास्ता बदलती नहीं है, नदी कभी अपना रास्ता रोकती नहीं है, वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं करती है. उसका काम है बहना, वो बहती रहती है. द मूवमेंट ऑफ ब्रुक इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. जो ब्रुक का मूवमेंट है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी भी रुकेगी नहीं. इट मीन्स दैट मैन मे कम एंड मे गो आउट बट द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है, गोज ऑन एज एवर. यहाँ पे जो ब्रुक है वो हमारी मैन की वजह से दुनिया को बता रहा है कि देखो भाई कितने लोग आए, कितने चले गए, लेकिन क्या दुनिया रुक गई ना. क्रिकेट में देख लीजिए, जब सचिन तेंदुलकर था तो लोग कहते थे ये रिटायर होगा, इंडियन क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, उसकी जगह कोहली आ गया. आज धोनी जब रिटायर हुआ तो लोग कहते हैं हाँ धोनी चला गया, अब तो अच्छे कीपर्स नहीं आएंगे, कोई और आएगा जो बेहतर करेगा. ना बेहतर कर पाए तो एटलीस्ट अच्छा तो करेगा ही करेगा. सो दुनिया चलती रहती है, वो किसी के लिए भी स्टॉप नहीं करती है. तो यहाँ पे वो जो ब्रुक है वो यही बताना चाहता है कि
दुनिया चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, बट वर्ल्ड विल नेवर स्टॉप, वर्ल्ड विल गो ऑन एज एवर। जैसा आज तक चलता आया है, दुनिया आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। I chatter over stony ways in little sharps and trebles. I bubble into adding bass. I babble on the bass. ये जो 4 लाइनें पोएम की दी हुई है, हमसे इनका मीनिंग पूछा जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि आप एक्सप्लेन करो कि इन 4 लाइनों का मीनिंग क्या निकलता है। सो लेट्स स्टार्ट। द ब्रुक इज़ अ स्मॉल स्ट्रीम। ब्रुक का मतलब बताया गया है कि एक छोटी नहर, एक छोटी सी जो एक नदी का छोटा हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रुक कहते हैं। इट क्रिएट्स हैवी नॉइस व्हेन इट पासेस ओवर द स्टोनी वेज। जब पथरीले रास्तों से, स्टोनी वेज से ये होके गुज़रता है तो ये क्या करता है, हैवी नॉइस, ये काफ़ी भारी, काफ़ी तीखी आवाज़ क्रिएट करता है। व्हेन इट फ्लोज इन द स्पाइरल मूवमेंट ऑफ वाटर, जब ये फ्लो करता है, स्पाइरल में मूवमेंट करता है वाटर में, इट नूज इज़ लॉस्ट। ठीक है, तो इसकी जो पूरी एक हम कह सकते हैं कि इसकी जो एक पेस था, वो पेस को ये क्या कर जाता है, लूज़ कर जाता है। बट व्हेन इट स्ट्राइक इन द पेबल्स, लेकिन जब ये नूज नहीं होगा, ये नॉइज़ आएगा, है ना। ठीक है, वो गलत छप गया है, नॉइज़ होना चाहिए वो। बट व्हेन इट स्ट्राइक्स इन द पेबल्स, जब वो किससे टकराता है, पेबल से, यानी कि कंकड़ों से टकराता है, इट प्रोड्यूसेस अ हाई पिच साउंड एज इफ एक्सपीरियंस इट्स हैप्पीनेस। तो जब वो छोटे पत्थरों से टकराता है तो इसकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, उसका जो साउंड है वो हाई पिच्ड हो जाता है, लेकिन वो अच्छा लगता है सुनने में, वो इसकी खुशी को एक्सप्रेस करता है। सो इट वॉज अबाउट द नाउ व्हाट इज़ द पोइट रिफरिंग टू व्हेन ही सेज एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। जब वो ये कहता है कि मैं सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए ब्रीमिंग रिवर की ओर मिलने जा रहा हूँ, तो इस लाइन का क्या मतलब है। द पोइट एक्सप्लेन्स द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्रुक। जो पोइट है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें, जो ऑनवर्ड मूवमेंट है ब्रुक का, जो चले जा रहा है वो, उस मूवमेंट को हमें दिखा रहा है। विच मूव्स ऑन एंड ऑन टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। वो चला जा रहा है क्योंकि उसे उफनती हुई नदी को टच करना है, उसे ज्वाइन करना है, आगे जाके उससे मिल जाना है, क्योंकि उसका जो ठिकाना है, उसका जो एंड है वो यही है कि वो ब्रीमिंग रिवर से जाके मिल जाएगा, रिवर के साथ वो आगे बढ़ेगा और उसकी जो एक लाइफ जर्नी है वो कभी भी एंड नहीं होगी। ऑल ओवर इट्स वे, पूरे रास्ते में, जितना भी बड़ा रास्ता रहा उस पूरे रास्ते में, इट क्रॉसेस एंड मीट्स विथ मैनी फोमी फ्लेक्स। वो फॉर्म बनाता है, झाग बनाता है, उसकी परतों से वो मिलता हुआ जाता है। सिल्वर वाटर ब्रेक, गोल्डन ग्रेवल, ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर यहाँ पर आता है कि पीले कलर के, गोल्डन बोल रहा है उसको, लेकिन वो पीले हैं, वो गोल्डन ग्रेवल्स भी, उनके ऊपर से भी वो गुजरता है। इट टेक्स देम ऑल विथ इट्स फ्लो, और वो अपने साथ सबको ले जाता है ना। वो झाग भी अपने साथ ले जा रहा है, मछलियों को ले जा रहा है, फूलों को अपने साथ ले जा रहा है, वो पत्थरों को अपने साथ ले जा रहा है। इसलिए वो ये यहाँ पे लाइन यूज़ करता है, ड्रॉ देम ऑल अलोंग, कि मैं सब चीज़ों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इट टेक्स देम ऑल विथ इट्स फ्लो, वो अपने फ्लो के साथ सबको ले जाता है। एंड गिव्स देम टू अ लार्जर मीनिंग टू देयर एग्जिस्टेंस, और उनके जो होने का मतलब है उसको और ज़्यादा महत्व देता है, और ज़्यादा बड़ा कर देता है। आखिरी जो इसका पैरा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स में समझाना है इसे, ब्रिंगिंग आउट द पोइट्स फिलोसफी ऑफ लाइफ, और ये भी बताना है कि पोइट ने कैसी फिलोसफी ऑफ लाइफ इन लाइनों के अंदर बताई है। आई विंड अबाउट एंड इन आउट विथ हियर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउफ। ट्राउट होगा, वो ट्राउट मछली है, एफ नहीं है उसमें। एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, हमने ये वाला पैरा पढ़ा था, इसका मीनिंग भी समझा था। लेट्स अगेन क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से देख लेते हैं इसको। द पोइट वाइल एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ ब्रुक, जब पोइट आपको ब्रुक का मूवमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, कैसा वो चल रहा है, सेज दैट, वो हमसे कहता है, इट ट्विस्ट इट सेल्फ इन एंड आउट विथ अ ब्लॉसम सेलिंग। वो हमसे कहता है कि वो कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है, कभी बहुत पहाड़ी से नीचे गिरता है, और वो अपने साथ ब्लॉसम यानी फूलों को भी अपने साथ में बहाकर ले जाता है।
एंड कीप्स इटसेल्फ अप्रूविंग ऑन, और अपने आप को अप्रूव करता रहता है कि हाँ मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हियर एंड देयर इट फेसेस द लस्टी ट्राउट्स एंड ग्रेलिंग, यहाँ पे कहने का मतलब है कि इधर और उधर उसको कई सारी मछलियाँ जिनके नाम ट्राउट्स और ग्रेलिंग है वो भी उसके साथ बहती हुई निकलती है। विदाउट केयरिंग देम इट गोज़ ऑन एंड ऑन टू मीट द ब्रीमिंग रिवर, ठीक है, वो उनको एक जगह तक ले जाती है, फिर आगे उनको कैरी नहीं करती है और फिर उनके साथ वो ब्रीमिंग रिवर में, उफनती नदी में जाके मिल जाती है, ब्रुक। हियर द पोइट पुट्स हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, यहाँ पर जो पोइट है वो अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ बता रहा है। ही मीन्स टू से, वो कहना चाहता है दैट देर आर मैनी टेम्पटेशंस एंड हर्डल्स इन लाइफ, कई टेम्पटेशंस, लालच और कई हर्डल्स यानी रुकावटें जीवन में आती है, विच में डेविएट अस फ्रॉम आर गोल्स, जो हमें अपने लक्ष्य से भटका सकती है। वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आर गोल, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए विदाउट बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम दोज टेम्पटेशंस एंड हर्डल्स, हमें उन टेम्पटेशंस, उन लालचों से और उन हर्डल्स से, है ना, बचते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।